दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के पहला चरण गुजर चुका है और दूसरा चरण दिन ब दिन नजदीक आ रहा है। आज हम पहले चरण के चुनाव पर और दूसरे चरण के चुनाव पर जो है वो चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वेलफेयर पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब। इलियास साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया। ये जो पहले चरण का चुनाव हुआ, इसमें जो 102 सीटें थी, उसमें परिस्थिति तकरीबन बराबर बराबर थी। इंडिया गठबंधन की 48 सीटें थी और एनडीए की भी 48 सीटें थी। बाकी जो सीटें हैं उसमें 3 बीएसपी की थी, एक शिवसेना की थी, एक एआईडीएमके की थी और एक एनसीपी की थी। अब सवाल ये है कि ये जो इलेक्शन हुआ है और इसका जो रिस्पांस पूरे भारत से आया है, इसको अगर आप ओवरऑल बयान करना चाहें, बताना चाहें, तो आपका क्या इसके बारे में कमेंट हो? देखिए, पहले चरण के चुनाव के जो रिपोर्ट्स आई है सामने, उससे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह 2014 में या 2019 में इलेक्शन की गहमा-गहमी थी, बहुत ही लोग जो हैं उससे साथ दिलचस्पी के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, वो इस तरह की सूरत इस बार नहीं थी। इस बार बहुत फीका चुनाव था और टोटल एवरेज जो है वो 60% पोलिंग हुई है, लेकिन बाज़ जगह तो बहुत कम पोलिंग हुई है। तो ये जो ख़्याल था कि इस बार जो इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, जो जिसकी वज़ह से लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, वो इमोशनल इश्यूज़ का कोई असर नहीं था। ना राम मंदिर का कोई असर था, ना जो हेट स्पीचेज़ हो रही है उनका कोई असर था, जिसकी वज़ह से ऐसा लगे कि बड़ी तादाद में लोग आके मोदी साहब को वोट दे रहे हैं। और वो पहले चरण के रिज़ल्ट के जो रिज़ल्ट की जो चीज़ें आई हैं निकल कर सामने, और उसी का असर ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर की तकरीरों का रुख बदल गया है। वो एकदम कमनल अंदाज में सामने आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का मुज़ाहरा हो रहा है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि खुद आरएसएस के सरसंघचालक की जो स्पीच थी, वो स्पीच से भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि उनको भी अब उम्मीद नहीं है कि हम इलेक्शन जीत पाएंगे या हम हुकूमत बना पाएंगे। कि पिछली बार जो है वो बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। इस बार उसका टारगेट है कि हम 370 पे जाएंगे और एनडीए को हम 400 से क्रॉस करा देंगे। तो अगर कोई पार्टी 303 से 370 पे जाना चाहती है और अपने गठबंधन को 400 से ज़्यादा कराना चाहती है, तो उसके अंदर तो बहुत जोश व खरोश होना चाहिए। तो आखिर ये जोश व खरोश क्यों ख़त्म हो गया? देखिए, असल में अगर आप पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस देखें बीजेपी का, जो 2014 में बीजेपी आई थी इस वादे के साथ में कि हम 2 करोड़ जॉब हर साल देंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, करप्शन को हम ख़त्म कर देंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, या किसानों के सिलसिले में इस तरह की बातें थी, बहुत सारे वादे करके वो आई थी। लेकिन जब 5 साल कंप्लीट हुए, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ना 15 लाख आए किसी के खाते में, ना 2 करोड़ जॉब मिले। अब जाहिर है कि 2019 का इलेक्शन कैसे जीता जाएगा? तो 2019 के इलेक्शन में पुलवामा का इशू था, और अब तो ये चीज़ सामने आ गई है कि पुलवामा जो है मैनेज था। पुलवामा जो है वो उसको बुनियाद बनाकर और बालाकोट को बुनियाद बनाकर एक पूरा माहौल तैयार किया गया। बहुत ज़्यादा इमोशनल स्पीचेस हुई, मुल्क की सलामती की बात थी, मुल्क को दरपेश खतरात की बात थी, इसको बुनियाद बना के इलेक्शन लड़ा गया था। अब ज़ाहिर है कि इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। यकीनन जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा की गई राम मंदिर की, लेकिन उसमें भी जिस नौइयत के एतराज़ात थे लोगों के, उसके नतीजे में जो सपोर्ट बेस मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। ज़ाहिर है कि ये अब इस इलेक्शन में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास में जिसको बुनियाद बनाकर वो लोगों के अंदर कोई जोश और खरोश पैदा कर सके। तो ये जोश और खरोश जो ठंडा दिख रहा है आपको, उसकी वजह यही है कि बीजेपी का ने कोई जोश और खरोश पैदा करने के उसके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। 10 साल के अंदर सामने उसके पास कोई अचीवमेंट नहीं है जिसको पेश कर सके। कहीं विश्व गुरु करने की बात कर रहे हैं, कभी जो है वो मुसलमानों की आबादी बढ़ने की बात कही जा रही है, कभी जो है वो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो है मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, कभी ये कहा जा रहा है कि साहब जो है वो हम ये जो कांग्रेस पार्टी है जो लोगों के पैसे लेकर जो है मुसलमानों को देना चाहती है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये दिखाई दे रहा है। आप कोई ऐसी बात नहीं पेश कर रहे हैं कि हमने 10 साल में ये किया है, ये हमारी उपलब्धि है और आइंदा हम ये करेंगे। और फिर अभी रिसेंटली
जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के सिलसिले में तफसीलात सामने आई हैं, तो वो जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो भरम था वो बिल्कुल टूट गया। लोगों ने देखा कितने बड़े पैमाने पे आपने करप्शन को लीगलाइज कर लिया अपने लिए। यानी अब जो करप्शन, पहले करप्शन होता था लेकिन उसको लीगलाइज तरीके से जो करप्शन किया गया, करोड़ों का करप्शन किया गया, वो लोग सामने आ गया। फिर लोग ये देख रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से जो अंबानी अडानी जो ग्रुप है उसको जिस तरह से आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह से हर कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जा रहा है, जिस तरह के छोटे बिजनेस, तो देखिए बिजनेस के लोग छोटे जितने बिजनेस है तब परेशान है। कोविड के अंदर जिस तरह से इन्होंने अनप्लान लॉकडाउन किया उसके नतीजे में छोटे छोटे बिजनेस और वो इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। फिर ये कि इसके बाद जो माइग्रेंट वर्कर का सवाल था उसको आपने एड्रेस नहीं किया। फिर ये कि आपने इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, आप उसको भर नहीं रहे हैं। फिर आपने जो है वो मिलिट्री के अंदर एक टेम्पररी तरीके से लोगों को लेने का एक अग्निवीर का एक प्रपोजल दिया। तो ये सबको देखते हुए लोगों को लग रहा है कि भाई आप जो बुनियादी इश्यूज हैं लोगों को के सवालात हैं, किसान नाराज है। किसानों के साथ में आप देखा कि भाई इन्होंने जिस तरह के कानून बनाए थे उसके खिलाफ 1 साल तक किसान खड़ा रहा। यहाँ पे किसान खड़ा रहा और आपने उसके बाद मुश्किल एमएसपी का वादा पूरा, हाँ वो आपने उनके फार्म बिल वापस लिए लेकिन एमएसपी का वादा वैसे ही रह गया पड़ा हुआ। तो किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, औरतें नाराज है, इसलिए कि देखिए ये जो औरतों के 33% रिजर्वेशन का जो कानून मंजूर किया गया वो भी कानून के बारे में कोई अंदाजा नहीं है कब लागू होगा। वो 2000 इस बात पे लागू नहीं हुआ, 2019 के बारे में 29 के बारे में लोग कह रहे हैं शायद लागू नहीं होगा, तो फिर वो लागू भी होगा या नहीं होगा। फिर ये जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं कि साउथ के अंदर तकरीबन सफाया है बीजेपी का, नॉर्थ के अंदर जो है सूरत हाल ये है कि इंडिया, अच्छा इस बार जो है पिछली बार देखिए पहली बार उनको 2014 में 31% वोट मिला था टोटल वोट का, 2019 में 37% वोट मिला था, लेकिन बाकी जो वोट बड़ा वोट था वो बढ़ गया था कई जगह। अब उसके मुकाबले में एनडीए के मुकाबले में इंडिया अलायंस की शक्ल में एक अलायंस बनकर सामने आ गया है। तो अब फाइट जो है 1:1 फाइट है। तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो इनके क्लेम है कि 370 हम बीजेपी को लाएंगे और 400 ज्यादा हम 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे एनडीए के लिए, ये सिर्फ दिखावा है। ये अच्छा, सिर्फ ये जो कह रहे हैं कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम 400 क्रॉस करेंगे अब की बार 400 पार, और दूसरी तरफ आप लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो, बांसवाड़ा की तकरीर की बात मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में आ सकती है। सही। और फिर ये कि आप ये कह रहे हैं कि वो अगर आ गई तो तुम्हारे मंगलसूत्र ले लेगी, तुम्हारा घर में चांदी रखी है वो ले लेगी और लोगों को जो है बांट देगी, उन लोगों को बांट देगी कि जिनके जो है वो जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठियाँ हैं। और मनमोहन सिंह ने ये कहा है कि जो है वो हिंदुस्तान में की जो धन संपत्ति है उस पर पहला हक मुसलमानों का है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कहना कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो ये होगा। दूसरी बात ये है कि इस लेवल तक जाने की प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी। देखिए असल में ये जो पहला फेज है और उसके बाद देखता है बीजेपी के पास में तो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी से उनको फीडबैक मिल रहा है, तो उनको ये अंदाजा हो रहा है कि हमारी जमीन खिसक रही है। जमीन खिसक रही है तो इसका मतलब ये कि कौन आ रहा है, उसका मतलब ये कि इंडिया गठबंधन आ रहा है और कौन लीड करेगा, उसको कांग्रेस लीड करेगी। तो अब लोगों को ये बताना है कि कांग्रेस अगर आ गई तो क्या होगा। तो एक मौहूम खतरे को पेश करके लोगों को डरा कर वोट लेने की कोशिश है। तो मतलब ये कि देखिए जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस अगर आई तो ऐसा होगा, इसका मतलब ये कि आप ये एडमिट कर रहे हैं कि कांग्रेस आ सकती है, ये तो एडमिशन हो गया ना आपकी तरफ है। तो ये जो आपका ख्याल था कि भाई हम 400 सीट ला रहे हैं, तो 400 सीट लाने का मतलब ये है कि फिर तो कांग्रेस का कोई इम्कान नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी को ये अंदाजा हो गया कि हम इस बार हमारे हाथ से जमीन खिसक रही है, हमारे हाथ से कुर्सी जा रही है। तो अब वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। खुद आप देखिए कि ये आरएसएस सरसंचालक का ये जो बयान है कि 2000 हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि संडे के दिन रविवार को प्रधानमंत्री जो है वो बांसवाड़ा में ये कहते हैं, मुसलमानों से डराते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस उनका जो है वो भला कर देगी और हिंदुओं का तुष्टीकरण करते हैं और हिंदुओं के अंदर जो है वो ये जो नकारात्मक सोच है वो पैदा करते हैं और उनके अंदर कम्युनलिज्म पैदा करते हैं।
लेकिन सोमवार के दिन वो अलीगढ़ आते हैं, उत्तर प्रदेश, और वो मुसलमानों पे अपने एहसानात गिनाना शुरू कर देते हैं कि हमारी वजह से इतने सारे मुसलमान जो है वो हज करने चले गए, और हमने मुसलमानों का जो है वो ये भला कर दिया, वो भला कर दिया। तो ये जो रातों रात परिवर्तन आता है कि आज आप जो है वो मुसलमानों को एक दुश्मन के तौर पे पेश कर रहे हैं, कल जो है वो आप अपने आप को मुसलमानों का दोस्त बना के पेश कर रहे हैं। तो इस परिवर्तन का क्या जस्टिफिकेशन है आपका? देखिए, मेरा अंदाजा ये है कि उनको ये एहसास तो हो गया है कि वो कोलाहट के अंदर जो तकरीर उन्होंने बांसवाड़ा में की थी, वो तकरीर काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकती है। काउंटर प्रोडक्टिव दो वजह से साबित हो सकती है। एक बात तो ये है कि मुसलमान, जाहिर है कि देखिए, वो पिछले कई सालों से बीजेपी कई कोशिशें कर रही है। एक कोशिश ने ये की कि मुसलमानों में उन्होंने ये कोशिश की कि मुसलमानों को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक पसमानदा मुसलमान और एक दूसरे मुसलमान। और पसमानदा मुसलमानों के कन्वेंशन किए, प्रोग्राम किए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए आपने किया क्या है? मिसाल तौर पर पसमानदा मुसलमानों का एक मसला रिजर्वेशन का है। क्या आपने सर्विसेज के अंदर उनके रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया है? क्या उनके लिए कोई स्पेशल कोटा दिया है? दूसरी बात ये है कि उसके बाद उन्होंने जो है वो कोशिश की कि मुसलमानों के अंदर जो इन्होंने यहाँ पर महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए 3 तलाक का बिल लाया। वो भी लोगों को मालूम हुआ कि वो बिल जो है वो महिलाओं के फायदे के बजाय नुकसान का पहलू था। फिर उसके बाद जो है आपने ये कोशिश की कि मुसलमानों के दरमियान जो एक बड़ा तबका जो है वो बरेलवी मकतब फिक्र का तबका है, तो फिर उन्होंने जो है वहाँ पे कुछ इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। लेकिन जब उनको ये लगा कि इन सब के कोई कोशिशों में भी मुसलमानों का न बरेलवी तबका न मुसलमानों का पसमानदा मुसलमान तबका उनकी तरफ जा रहा है, तो अब जाहिर बात है कि अब उनको ये लगा कि भाई ये जो हमने तकरीर कर दी, जो कुछ भी हमको तवक्को थी मुस्लिम वोट मिलने की, अगर उनको 5% 10% भी मुस्लिम वोट मिल जाता, अब वो कोशिश भी अपने हाथ से उन्होंने मलियावेट कर दी। फिर ये कि जिस तबके को वो उसको मुसलमानों का डर दिखाकर, कांग्रेस का डर दिखाकर वो उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे कि उसका वोट ट्रांसफर हो, वो फीडबैक भी मिला है कि वो वोट ट्रांसफर नहीं होने वाला है, तो कम से कम ये वापस ले लिया जाए मुसलमानों का वोट। तो वो जो अलीगढ़ की तकरीर है वो उसका बांसवाड़ा की तकरीर का प्रायश्चित है वो। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो हमारे मोदी जी हैं, ये इतने बड़े कम्युनिकेटर थे कि जब इनका हेलीकॉप्टर लैंड होता था तो मोदी 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 ये नारे लगना शुरू होते थे। लेकिन अब ये होता है कि स्टेज से जो है वो चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है मोदी मोदी, तो पब्लिक की तरफ से जवाब नहीं आता है। तो ये जो चेंज हो गया, अचानक जो लोगों के अंदर उत्साह खत्म हो गया, लोगों ने नारे लगाने बंद कर दिए, तो ये चेंज का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मसला ये ना कि जब लोगों को ये अंदाजा हुआ कि आपको 10 साल दिए गए, 10 साल में लोगों के जो बुनियादी सवाल थे उसको आपने हल नहीं किया। ऑन द कंट्री आपने उनके लिए मसाइल खड़े किए। मिसाल के तौर पर 2016 में नोटबंदी की। नोटबंदी से नुकसान किसको हुआ? आम आदमी को नुकसान हुआ। फायदा किसको हुआ? यानी आप देखिए, कोई जो ये कह रहे थे ब्लैक मनी है मार्केट में, उसको वापस लाएंगे, या और बहुत सारी बातें थी, जितना पैसा इनके हिसाब से मार्केट में था उससे ज्यादा पैसा आ गया। इसका मतलब ये है कि वो जाली नोटों का मामला जो आपने कहा, तो या तो जाली नोट आपके पास में आ गए या जाली नोटों का कोई, लेकिन आम आदमी को उस नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ, और खास तौर से खवातीन को जिन्होंने अपनी पूंजीपति यानी अपनी पूंजी छोटी मोटी जमा करके रखी थी, वो परेशानी में मुब्तला हो गई। फिर जीएसटी आपने ले आए, जीएसटी से भी आम आदमी को, छोटे कारोबार को नुकसान। फिर ये जो यानी जितनी पहले फेज में जो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इस तरह के जितने स्लोगन थे सब फेल हो गए। ये जो 2019 से अब तक का जो 5 साल का दौर है, उसमें तो कोई चीज नजर नहीं आई जो बातें आप कह रहे थे। फिर अब ये कह रहे हैं कि भाई विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने के सिलसिले में भी कोई पेशरफ नहीं है। फिर ये लोगों को अंदाजा हो रहा है कि हमारे जितने पड़ोसी ममालिक हैं सबसे हमारे ताल्लुकात खराब हो गए, रिसेंटली मालदीव से भी खराब हो गए। तो आप किस पैमाने पर, किस एतबार से आप कामयाब हैं? और लोगों को देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि आप किसी भी स्लोगन से, चाहे वो उसमें नफरत का माहौल पैदा करें, चाहे आप लोगों के मजहबी जज्बात को बरंगेख्ता करने की कोशिश करें, लेकिन जो बुनियादी सवालात हैं, रोजी रोटी का मसला है, आपकी जॉब का मसला है, किसानों की को जो है उनकी उसको मिल यानी उसकी खरीद का मसला है, फसल की, ये सब चीज़ों को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि आप उसके बरक्स किसानों को आपने ये मैसेज दिया कि हम तुम्हारी चीज़ें लेकर
पूंजीपतियों को दे रहे हैं। फिर ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से जो ये, अच्छा फिर एक बात ये कि अगर आपको यकीन था कि आप 400 सीटें लाने जा रहे हैं, तो आपने जो इकदाम किए इलेक्शन से पहले, आपने झारखंड के वजीर आला को गिरफ्तार किया, आपने दिल्ली के वजीर आला को गिरफ्तार किया, आपने लोगों के खिलाफ ईडी लगा दिया, लोगों के खिलाफ सीबीआई लगा दिया। इसका मतलब ये, अच्छा फिर ये कि जिन लोगों पर ये इतराज था कि भाई ये करप्शन, जो भी करप्शन करेंगे हम उनके साथ, अगर वो करप्शन अपोजिशन पार्टी में कर रहा है, अगर वो आपकी पार्टी में शामिल होगा, अजीत पवार, अजीत पवार है, शिंदे है, और बहुत सारे लोग हैं जो शामिल हुए, ऊपर से करप्शन के जिंदल है आपका हरियाणा, जिंदल है, तो उस पर से आपने करप्शन के तमाम केसेस खत्म कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि करप्शन सिर्फ लोगों को, यानी अपोजिशन पार्टियों के लोगों को डराने के लिए। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू सामने आया तो उससे मालूम हुआ कि ये जो छवि बनाई थी इन्होंने कि हम करप्शन के खिलाफ है और करप्शन को पनपने नहीं देंगे, वो पूरी इमारत ड्राम से गिर गई, न खाएंगे न खाने देने की। और ये लगा कि भाई आपने सिर्फ ये नहीं दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से, जिन लोगों ने दे दिया वॉलंटरी वो ले लिया, नहीं, आपने लोगों पर सीबीआई की रेड डलवाई, और जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया तो फिर उनके साफ कर दिया। ये सब चीजों को देखते हुए लोगों को ये लग रहा है कि आप जिस तर्ज पे हुकूमत करने जा रहे हैं, ठीक है, एक बात और है, एक बात और ये है कि किसी जिसने भी आपकी मुखालिफत की, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का आदमी हो, उसको उठा के जेल भेज दिया। तो ये जो लोगों को था कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी डेमोक्रेसी में सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी है, वो आज़ादी महफूज हो रही है। लोगों को ये अंदाजा हुआ कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के दौर से हम गुजर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि, अच्छा दूसरी बात है कि देखिए सरकारी मिशनरी का जो इस्तेसाल इन्होंने किया है कि आप इसको ये करिए, उसको ये करिए, पुलिस का इस्तेसाल, ब्यूरोक्रेसी का इस्तेसाल, तो मैं ये कहना चाहता हूँ खुद सरकारी मिशनरी मोदी साहब से खुश नहीं है। तो इस वक्त ये सिचुएशन है, सरकारी मिशनरी खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, नौजवान खुश नहीं है, खवातीन खुश नहीं है, माइनॉरिटीज खुश नहीं है, फिर कौन आपको देगा? अच्छा अभी जो, अच्छा एक बात और बताऊँ, ये जो एक के बाद एक ब्लंडर कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जो गुजरात के एक एमपी जो कैंडिडेट है एमपी के, उन्होंने राजपूतों, हाँ गोपाला, उन्होंने राजपूतों के बारे में जो कह दिया, उसने पूरे राजपूत कम्युनिटी को उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इनके खिलाफ खड़ा कर दिया, जो इनका वोट बैंक था। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन की अलामत है। अच्छा एक चीज अभी जो सबसे बड़ा CSDS का पोल आया, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो इस सरकार के खिलाफ है, जैसे लोगों ने राम मंदिर को कम महत्व दिया और इवन करप्शन को कम महत्व दिया और रोजगार और महंगाई को वोट ज़्यादा दिया। लेकिन उससे एक और बात उभर के आई कि जब लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कौन है, तो 48% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो राहुल गांधी है, जिसको कि सिर्फ 27% लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के लिए ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है 48 से 27, इसको कैसे पूरा किया जाएगा, या इसका ये जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है इसके अंदर एक व्यक्ति की जो लोकप्रियता है उसका कितना बड़ा योगदान है? देखिए पहली बात तो यह है कि ठीक है, देखिए हमारे यहाँ हीरो वर्शिप तो है इंडिया के अंदर, लेकिन आप देखिए पिछले 10 साल से मोदी को जिस तरह से इन्होंने प्रमोट किया है, प्रोजेक्ट किया है, कि बाकी ऐसा लगता नहीं आपको बीजेपी के अंदर के मोदी और अमित शाह के अलावा कोई और पर्सनैलिटीज भी पाई जाती है, कुछ और लोग भी है, कुछ अहम लोग भी है, ऐसा कोई नजर नहीं आता। इसके बरस आप कांग्रेस को देखिए, इसके बाद दूसरी पार्टी को देखिए, तो उसमें लीडर के साथ साथ और कई लोग खड़े हुए हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन है, जाहिर है कि हिंदुस्तान के अंदर नफ्सियाती असर तो हो रहा था उसका। तो ये जो आपको गैप नजर आ रहा है राहुल गांधी में और उसमें, उसकी वजह वो है बुनियादी तौर पर। दूसरी बात ये कि देखिए मसला ये है कि इस वक्त ये वोट की इलेक्शन की बुनियाद वो सिर्फ मोदी और राहुल नहीं है। इलेक्शन की बुनियाद ये है कि एनडीए का परफॉर्मेंस और एनडीए के रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या अवेलेबल है। तो एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया अलायंस है। तो वोट देने का एक फैक्टर सिर्फ ऊपर के लीडरशिप नहीं है, इसलिए कि ये तो अंदाजा नहीं है ना कि अगर सपोज इंडिया अलायंस पावर में आता है तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा तो नहीं, कोई बन सकता है। लेकिन दूसरे तो 3% पे है, केजरीवाल 3% पे है, ममता 3% पे, अखिलेश यादव 3% पे। तो जो आदमी ज्यादा ताकतवर है उन सब में अपोजिशन में, वो तो राहुल ही। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये बात तो सही है कि जो यानी इंडिया अलायंस के अंदर सबसे ज्यादा सीटें आएंगी वो कांग्रेस को आएंगी, तो होना भी चाहिए कांग्रेस कैंडिडेट, लेकिन वो राहुल ही होंगे ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस को जो इनके जो प्रेसिडेंट है
खड़गे साहब, उनको बढ़ा सकती है आगे नहीं, उनको। लेकिन अगर समझो कि मोदी की जो लोकप्रियता है वो 80% हो और उनके जो है वो सांसद जो है वो 200 हो, तो कैसे वो 200 लोग 80%, 80% वाले को अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, असल चीज तो ये है कि प्रधानमंत्री का सवाल तो उस वक्त पैदा होगा जब किस पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। जिसके पास आंकड़े होंगे, जिसके पास तादाद होगी, उनका आगे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये पब्लिक नहीं बनाएगी ना। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को लोग डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। तो वो तो डिपेंड करेगा कि इलेक्शन के नतीजे सामने आएंगे और जिसकी हुकूमत बनने वाली होगी उसका प्रधानमंत्री आएगा सामने। तो इसलिए ये जो सर्वे है कि इनको इतना परसेंट मिला, उसका परसेंट, उसकी मान्यता खत्म हो जाती है। असल चीज ये पैदा होगी कि कौन सा ग्रुप पावर में आने वाला है। जो आएगा वो अपने तब तय करेगा किसको बनाना है। अच्छा, एक अभी मैं बहुत बड़े सीफोलॉजिस्ट को सुन रहा था, तो उनसे कहा गया कि भाई, लोगों से पूछा गया कि तुम्हारे पास ये मोदी ने ये जो बुनियादी समस्याएं हैं इनका समाधान किया या नहीं किया, तो लोगों ने कहा कि नहीं किया। तो उनसे कहा गया कि जब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी समाधान नहीं किए तो फिर उनको क्यों वोट देंगे? तो उन्होंने ये कहा कि लोगों को ये लगता है, लोग ये मानते हैं कि मोदी ने समाधान नहीं किया, लेकिन उनको ये लगता है कि ये समाधान आगे चल के मोदी ही कर सकते हैं और जो विपक्ष है वो नहीं कर सकता, इसलिए वो अब भी जो है वो मोदी की समर्थन करते हैं। तो ये बात कि मोदी ने समाधान नहीं किया, फिर भी लोगों को लगता है कि विपक्ष समाधान नहीं कर सकेगा और वो फिर उसको ही वोट देंगे, इस जस्टिफिकेशन को आप कैसे देखें? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप देखिए इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है वो मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस हो रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस नहीं हो रहा है। जो बीजेपी की जो तरीका रहा है 2014 के इलेक्शन का भी, 2019 के इलेक्शन का भी और 2024 के इलेक्शन का भी, जो पैटर्न है वो यही है कि उन्होंने एक फिगर हेड को सामने रखा है, मोदी को। तो इसीलिए लोगों को एक फिगर हेड के तौर पर मोदी नजर आते हैं, इसलिए मोदी 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 होता नहीं, है। लेकिन 2014 में जब इनका मैनिफेस्टो आया था उसके अंदर मोदी का नाम 3 बार आया, और मोदी के अलावा अब देखिए कि नीचे 7 लोगों की तस्वीरें थी, उसमें एक मोदी था और ऊपर 4 लोग की तस्वीर थी, यानी 11 लोगों के बीच में एक मोदी था। और उसके बाद 2019 में तो अकेले मोदी थे, और अभी जो आया है उसमें नड्डा की एक नीचे छोटी सी तस्वीर है। तो जो पहला इलेक्शन इन्होंने जीता उसमें अकेला मोदी प्रोजेक्शन नहीं था। नहीं देखिए, ठीक है, नहीं था, वो तो जाहिर है कि उस वक्त पहली बार आ रहे थे वो तो लेकिन ये कि जब उन्होंने यानी ये तय करना था कि किसको लाना है, तो वो उनके दरमियान तय हो गया था कि मोदी को आगे बढ़ाना है। मैं ये कह रहा हूँ, तो देखिए, तो पिछले 10 साल के अंदर मोदी को उन्होंने इस तरह पेश किया कि जो कुछ है मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा दिया गया ना, मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। तो अब ये जो बार बार हैमरिंग आप कर रहे हैं मीडिया के जरिए से, गोदी मीडिया के जरिए से, यहाँ से वहां से, आपका सोशल मीडिया के जरिए से और फोन कॉल के जरिए से, मुख्तलिफ तरीकों से जो कर रहे हैं, तो जाहिर है उसका एक असर तो नजर आएगा आपको। लेकिन जब आप वोट देने जाएंगे तो वोट देते वक्त में आपको ये सब चीजें नजर आएंगी कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, 10 साल के अंदर हमारे प्रॉब्लम एग्रीवेट हुए। दूसरी बात, ईवीएम में मोदी की फोटो तो दिखेगी ही नहीं, वो तो कैंडिडेट जो, हाँ तो ठीक है ना, तो आप कैंडिडेट को देंगे ना वोट, तो कैंडिडेट का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। वहां पे आपके जो एमएलए थे, आपके जो एमपीज थे, उनका परफॉर्मेंस क्या रहा। भाई देखिए, वो ये आपने देखा होगा, बीजेपी ने अपने कई अहम लोगों को टिकट से हटा दिया, दिल्ली में 6 लोगों को हटा दिया ना। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये लग रहा है कि इनकम्बेंसी है हमारे साथ में, तो वो इनकम्बेंसी को आपने कैंडिडेट पर थोपने की कोशिश, हरियाणा के सीएम को हटा दिया, हरियाणा सीएम को हटा दिया। तो मतलब ये कि देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये इलेक्शन के नतीजे हमारे नजदीक चौंका देने वाले होंगे, और ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बड़े पैमाने पर हम जीतने वाले हैं और 50 सीटें आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये कि देखिए, एक बात और है, जो लोग आमतौर पे कहते हैं ईवीएम है तो मोदी आएगा। ईवीएम का फैक्टर जो है मेरे नजदीक 4-5% ज्यादा नहीं होगा, इसलिए कि देखिए, अगर ईवीएम का इतना बड़ा फैक्टर होता तो सब पार्टियां उसके खिलाफ खड़ी रहती। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको इशू नहीं बनाया, इंडिविजुअल लोगों ने बनाया, वो सब किया, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, ना कांग्रेस ने, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने ईवीएम को इशू बनाया, इसलिए वो जानते हैं कि ईवीएम का अगर ओवरवेलमिंगली लोग आपके खिलाफ है तो ईवीएम भी काम नहीं करता है। जैसा कि आपने कर्नाटक में देखा, जैसा कि आपने हिमाचल प्रदेश में देखा, जैसा कि आपने तेलंगाना में देखा, जैसा कि आपने उससे पहले बंगाल में देखा।
तो ये कहना कि ईवीएम है तो इलेक्शन 100% के फेवर में जाएगा, ये भी अच्छा, आखिरी प्रश्न ये है कि बीजेपी के बारे में ये बात सब जानते हैं कि बीजेपी जो है वो संघ परिवार का एक पॉलिटिकल विंग है, और इलेक्शन जो है वो अकेली बीजेपी नहीं लड़ती है बल्कि पूरा संघ परिवार लड़ता है, उसका कैडर लड़ता है। उसमें जो है वो आरएसएस के लोग होते हैं, उसमें बजरंग दल के लोग होते हैं, उसमें विश्व परिषद के लोग होते हैं, उसमें जो इनकी मजदूरों की वो है उसके लोग होते हैं, उसमें जो है इनकी किसान यूनियन है उसके लोग होते हैं। तो सवाल ये है कि और सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले साल यानी 2025 में आरएसएस अपने 100 साल पूरा करेगा, बीजेपी 400 सीट क्रॉस कर देगी, और उसके बाद जो है वो ये संविधान बदल दिया जाएगा और हिंदुस्तान को, भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। तो 100 साल में अब संघ परिवार का सपना पूरा हो जाएगा। ये बातें अभी 22 जनवरी के बाद कंटिन्यूस चली आ रही थी, लेकिन अभी अचानक कल ही जिस दिन मोदी जी बांसवाड़ा में अपना ज़बरदस्त भाषण दे रहे थे और लोगों को डरा रहे थे, उस दिन जो है वो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने ये कह दिया कि हम अगला साल जो मनाने वाले थे, पूरा साल वो जो है वो अपने 100 सेंचुरी मनाने वाले थे, तो वो नहीं मनाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया। उसकी वजह बताई कि 2000 साल तक जो मुश्किलात आई, बहुत ज़्यादा पीठ ठोकने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत बाकी है। इसका मतलब ये कि हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो एकदम से नज़दीक नहीं आ गया है बल्कि वो काफ़ी दूर है। तो अचानक जो है वो पहले फेज के बाद भागवत साहब को पब्लिक में एक किताब के जो है वो ओपनिंग में ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो इसके ज़रिए से संघ को और भारत के आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात मैं ये महसूस करता हूँ कि आरएसएस के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए आपको। आरएसएस जो है वो ये चाहती है हमेशा कि बीजेपी उसके मातहत रहे, बीजेपी उस पर डोमिनेट न करे, और यही वजह हुई कि 2014 में यानी प्रोबेबल कैंडिडेट जो थे वो अडवाणी थे। वो यहाँ तक पार्टी को बढ़ाकर वही लाए थे, तो अडवाणी को ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। लेकिन वो जानते थे कि अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दो बड़ी बुलंद वाला शख्सियतें थी और सरसंघ चालक उनके मुकाबले में नीचे थे। तो उन्होंने डेलिबरेटली ये कोशिश की कि अडवाणी को साइड कॉर्नर कर दिया जाए और मोदी को ले आए। इनका ख्याल था कि मोदी हमारे अंडर में काम करेंगे। लेकिन पिछले 10 साल में एक जो इन लोगों की कोशिशों से, जैसा मोदी की एक फिगर वो बना दी गई तस्वीर, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है, फला फला फला, तो मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो अब उसका ये क्या हुआ कि इनको ये लगा कि अब तीसरी बार भी अगर मोदी आते हैं तो आरएसएस की वो पोजीशन बाकी नहीं रहेगी डिक्टेट करने वाली बात। तो और अब जिस तरह मोदी और अमित शाह तमाम फैसले कर रहे हैं, जिस तरह बीजेपी के अंदर बाकी अहम लोग, खुद आरएसएस ने जिन लोगों को भेजा था पार्टी के अंदर उनकी कोई हैसियत नहीं रही। राम माधव की कोई हैसियत नहीं रही पार्टी के अंदर। खुद नितिन गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया गया जबकि वो भी आरएसएस के ही आदमी थे। तो इस सूरत हाल के अंदर आरएसएस को ये लगा कि तीसरी बार अगर मोदी आते हैं तो फिर आरएसएस का कद और नीचे हो जाएगा। चौथी बात ये थी कि बीजेपी पर जिस बड़े पैमाने पर करप्शन के आरोप लगे हैं, खासतौर से इलेक्टोरल गति में, जाहिर है बीजेपी का मतलब आरएसएस पे भी जाएगा वो सब चीजें। तो आरएसएस उससे अपने आप को अलग करना चाहती है कि हम करप्ट नहीं है, या करप्शन जो भी था वो पॉलिटिकल पार्टी तक महदूद था। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आरएसएस को ये महसूस हो रहा है कि अब एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। अगर देखिए, आरएसएस बुनियादी तौर पर उसका एक एजेंडा है, वो अगर बीजेपी से पूरा होता तो बीजेपी से पूरा हो जाएगा, अगर वो कांग्रेस से पूरा होता तो कांग्रेस से पूरा करेगी। आपके इल्म होगा ये बात कि बांग्लादेश जब बना था तो उस वक्त में आरएसएस ने कांग्रेस को प्रमोट किया था, और उस वक्त ये कहा गया था कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से ये अल्फाज कहे गए थे कि ये दुर्गा माता है इंदिरा गांधी, और पूरा यानी वोट जो है उसका ट्रांसफर किया गया था। तो और आरएसएस का तरीका भी ये रहा है कि वो मुख्तलिफ सियासी पार्टी में अपने लोगों को फिट करती है। जब उसको ये लगा कि अब अगर बीजेपी की पोजीशन खराब हो रही है तो कम से कम हमारी पोजीशन मजबूत रहनी चाहिए, तो अगर जो भी पार्टी आए पावर में तो वो हम बीजेपी उसका जो भी करना चाहे कर सकती है। लेकिन क्या मोदी को वो कम करने के लिए बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी कि
ये संघ परिवार इतना बड़ा रिस्क लेगा कि जो है वो जो सत्ता उनको मिली हुई है, जो डबल इंजन सरकार है वो लोग पूरे भारत में चला रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसको डैमेज करे। देखिए मसला ये कि वो ऑलरेडी डैमेज हो रही है। मिसाल तौर पे कांग्रेस देखिए, साउथ इंडिया से सफाया हो गया और अब साउथ इंडिया के अलावा भी वो दूसरे इलाकों ईस्ट में भी, ईस्ट नॉर्थ में भी ईस्ट में भी, सफाया हुआ। बिहार की वेस्ट में पोजीशन भी, भी उतनी अच्छी नहीं है, झारखंड के पंजाब, अंदर भी जा रहे हैं, हरियाणा, पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जम्मू, के अंदर भी जाएंगे। लद्दाख। तो मसला ये कि अब अगर ये पोजीशन ऑलरेडी बन रही है तो आरएसएस को बहरहाल फ्यूचर का देखना है, अपना मुस्तकबिल देखना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10-12 साल के बाद या 50 साल के बाद हमारी पोजीशन रहनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है। तो वो मोदी साहब को ने जो पोजीशन अख्तियार कर ली है कि वो मनमानी करते हैं, हर मामला में खुद फैसला करते हैं, मोदी और अमित शाह ही सब हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है और ये जिस तरह से फंड का जो यानी रिसोर्सेज का जो पोलराइजेशन हो रहा है, रिसोर्सेज जिस तरह से जो है पूंजीपति लोगों को ट्रांसफर हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ये सिचुएशन आरएसएस की पसंदीदा नहीं है। और आरएसएस को ये एहसास भी होने लगा है कि मोदी साहब अब नहीं आ रहे हैं, तो हम अपनी पोजीशन क्यों खराब करें। अच्छा ये बताइए कि नरसिम्हा राव के ज़माने से लोग ये महसूस करते हैं कि भाई बल्कि इंदिरा गांधी के ज़माने में, इंदिरा गांधी जब वहाँ पे तमिलनाडु में जो है वो बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के सर पे हाथ रखा। उसके बाद उन्होंने अपनी एक इमेज भी बनाई इस तरह की। उसके बाद हम देखते हैं कि नरसिम्हा राव का तो बहुत ज़्यादा वो लोग ये कहते थे कि उनके आदमी है, लेकिन मनमोहन सिंह तो नरम मिजाज के आदमी थे, वो किसी की मुखालिफत नहीं करते थे, किसी की विरोध नहीं करते थे, बस अपने काम से काम देश के लिए या जन कल्याण के जो काम उनको करना होते थे सुबह से शाम तक करते थे। लेकिन हमने ये देखा कि राहुल गांधी जब राजनीति में आए तो उन्होंने खुल के ये बात कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने सावरकर के बारे में कहा कि ये माफ़ी है, इसने माफ़ी मांगा है और ये इसमें और हम में फ़र्क है। और वक्फे से राहुल गांधी इस बात को एसर्ट करते रहे। उनके ऊपर केस भी चल रहा है भिवंडी में और कई जगहों पर। तो एक ऐसा आदमी जो कि इस बात को खुल के कह रहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है और हम जो है विचारधारा के मामले में इनसे अलग है, हम पॉलिसीज़ के मामले में इनसे अलग नहीं है, तो वो उसके भी आरएसएस उसको भी मैनेज कर सकेगी, उसको भी जो है वो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। देखिए मेरा मानना ये असल में कि राहुल गांधी के अंदर ये एक इस दरमियान में मैंने जितनी उनकी गुफ्तगू सुनी है, जो तकरीर सुनी है, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो माजी के तल्ख तजुर्बात से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उनको ये अंदाज़ा हुआ कि देखिए कांग्रेस का वोट बैंक क्या था, मुसलमान, अपर कास्ट हिंदू और दलित चला गया दलित पार्टियों में, मुसलमान चला गया दूसरी पार्टियों में और अपर कास्ट चला गया बीजेपी पास में। उसका जो बुनियादी वोट बैंक था वो निकल गया, तरफ हो गया। तो उसको ये लग रहा है कि हमारी जो पॉलिसी रही है, कभी इधर कभी उधर, कभी हमने हिंदुत्व की हिमायत कर दी, कभी किस कमजल कार्ड खेल लिया। मतलब ये कि इंदिरा गांधी के ज़माने जो ब्लंडर्स हुए थे, खुद राहुल यानी राजीव गांधी के ज़माने राम मंदिर का वो करा दिया, और खुद नरसिम्हा राव ने जो ब्लंडर्स किए थे, उन सब का जो खमियाजा कांग्रेस ने भुगता है, इसका एहसास राहुल गांधी को है। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी ने जब पहली बार वो आए थे और जो उसके सदस्य बने थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस को साफ करना शुरू किया था। ऐसे तमाम लोग जिन पर जो टेंटेड थे या जिनके बारे में उनको यकीन था कि ये काम नहीं करने देंगे, उनको हटाकर नए नौजवानों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जब उनको ये लगा कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे अपने काम को नहीं करने देते, उसने छोड़ दिया, उसने रिजाइन कर दिया। फिर सोनिया गांधी आ गई, फिर अब खड़गे आ गए। लेकिन बुनियादी तौर पे वो पीछे रह के अपना काम करता रहा। और 2019 में भी राहुल गांधी ही फेस थे इलेक्शन का, और अभी भी इस वक्त में राहुल गांधी ही फेस है। उसने ये महसूस किया कि मुझे अगर पार्टी के अंदर कुछ करना है तो मुझे पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, तो उसने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, न्याय यात्रा शुरू की। तो ये जो भारत जोड़ो नया यात्रा से उसको जो एक्सपेरिमेंट्स मिले हैं या जो तजुर्बात हासिल हुए हैं, उसको मेरा अंदाजा ये है कि उसने राहुल गांधी की पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लाई है। जो लोग पहले पप्पू पप्पू कहा करते थे, मजाक उड़ाते थे, अब उनको भी अंदाजा होने लगा कि राहुल गांधी का एक बेस बन गया है मुल्क के अंदर। अब आप जो कह रहे हैं कि भाई सीडीएस के सर्वे में
26% वोट मिला इनको, तो वो खुद शो करता है। अगर आप 5 साल पहले जाएंगे तो आप उसका देख लीजिए और आपका देख लीजिए, तो ये इंक्रीज बल्कि हो रहा है। पहले तो ये लोग अमित शाह का भी नीचे नाम आ जाता था और ये योगी आदित्यनाथ का भी आ जाता था। अब तो बेचारे उनका सुपड़ा ही साफ हो हाँ, गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ असल में कि राहुल गांधी के अंदर जो तब्दीली आई है, खुद ये इस बात का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो पुरानी गलतियों का को साफ करने की कोशिश अच्छा, है। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें तो कांग्रेस ने कभी भी जो है वो कास्ट कार्ड, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इस तरह की भाषा कांग्रेस ने कभी नहीं की। और इसी वजह से ये जो रीजनल पार्टीज जो हैं, वो समाजवादी पार्टी है या आरजेडी है, ये तमाम जो लोहिया का जो पूरा मूवमेंट है, वो कांग्रेस के कांग्रेस शायद ये सोचती थी कि हम ऐसा ऐसा करके ठीक कर देंगे, और वो ये कहते थे कि नहीं, हिस्सेदारी की बात करो, और हिस्सेदारी नहीं होगी तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि इस बार जो है वो कांग्रेस के यहाँ ये चीज़ आ गई कि हम जो है वो जातिगत जनगणना कराएंगे, हम जो है वो ये नहीं कराएंगे, लोगों के अंदर जो है वो जो विषमता है, जो धन दौलत की है, उसको कम करेंगे। तो ये इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? इसलिए कि पहले कांग्रेस जो है वो जो यहाँ के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको खुश करने की कोशिश करती थी। देखिए, एक बात आप महसूस कीजिएगा, हमारे यहाँ पे वोट बैंक क्या है? एक अपर कास्ट वोट बैंक है, एक दलित वोट बैंक है और एक ओबीसी वोट बैंक है। कांग्रेस ने अब तक ओबीसी वोट बैंक को टैप नहीं किया है। कांग्रेस के साथ जो वोट बैंक रहा वो यही रहा, अपर कास्ट, माइनॉरिटीज और दलित। कांग्रेस को ये लगा कि मंडल कमीशन के बाद, मंडल कमीशन की सिफारिशात जब एक्सेप्ट की गई और ओबीसी को रिजर्वेशन को अपने एडमिट किया शुरू हुआ, तो ओबीसी के अंदर यानी पावर में आने का, पावर शेयर करने का एक वो बढ़ गया अच्छा खासा। और उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी और मुल्क के दूसरे इलाकों के अंदर ओबीसी को गवर्नेंस के अंदर आने का मौका मिल रहा है और उनके अंदर गवर्नेंस की ख्वाहिश पैदा हुई है। तो अब आप इतने बड़े फैक्टर को, 74% ओबीसी है इस मुल्क के अंदर, और अगर जनगणना होती है तो पता नहीं उनका परसेंटेज क्या होता है। तो जाहिर है कि उनके अंदर ये उत्साह अगर आप पैदा करने में कामयाब हो गए कि भाई हम आपको का जनगणना करवाएंगे और आपकी जो हिस्सेदारी है वो आपके उसके हिसाब से उसको सुरक्षित करेंगे, तो वो मेरा ख्याल से वो ओबीसी के वोट बैंक पर उनकी नजर है। और वो ओबीसी के वोट बैंक को वो समझते हैं कि देखिए अपर कास्ट वोट बैंक इनके साथ आएगा नहीं आएगा अभी भी परेशानी है उनको, लेकिन वो समझते हैं कि अगर ओबीसी वोट बैंक आ जाता है और मुस्लिम वोट बैंक आ जाता है तो बहरहाल वो एक साइजेबल पोजीशन में आ सकते हैं। अच्छा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में से एनआरसी के गायब होने का क्या कारण? देखिए, एनआरसी के सिलसिले में जो रवैया आसाम में उठा है ना, मेरे ख्याल से उनको ये अंदाजा हो गया है कि ये जो हम कोशिश कर रहे हैं कि एनआरसी के रास्ते से, एनआरसी में जो गैर मुस्लिम, जो मुसलमानों के अलावा जो निकल जाएंगे उनको हम चोर दरवाजे से सीधे ले आएंगे। उसका पहला वो विरोध उसका जो है पहला आसाम से आया सामने। यही सूरत हाल बाकी जगह भी हो सकती है कि अगर सपोज कुछ लोग जैसे लोकल है ना भी, आसामी ये समझता है कि हम आसाम, देखिए आसाम की अगर लड़ाई को आप देखेंगे तो आसाम की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, बुनियादी तौर पे आसाम लड़ाई आसामी और बंगाली की लड़ाई थी। इनको ये लगा बंगाली इनका वोट बैंक था बीजेपी का, इनको ये लगा कि अगर यहाँ पर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा, ये हमारा तो इन्होंने उसको हिंदू मुस्लिम कर दिया कि भाई बंगाली बांग्लादेशी मुसलमान उनको निकाल पाया। लेकिन जब आपने वो करवाया एनआरसी तो उसमें 19 लाख लोगों में 13 लाख हिंदू निकल गए, तो अब वो जो हिंदू निकल गए तो बंगाली हिंदू है वो। तो अब आसामी लोगों का ये कहना है कि अब उनको तो वापस नहीं लाएंगे, अगर आप सीए के रास्ते से लाएंगे वापस तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आइडेंटिटी हमारी जो, हाँ यही सिचुएशन बाकी जगह पैदा होगी, बाकी जगह भी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए वो समझता हूँ कि मेरे ख्याल से वो उनके अंदर वो उत्साह नहीं बाकी है, थोड़ा बहुत वो बंगाल के मामले में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी ये मसला खड़ा हो जाएगा कि जो लोग नहीं आ पाएंगे वो बांग्लादेशी बंगाली ही होंगे, तो उनको कैसे वापस लाएंगे आप? तो इसलिए इनको अंदाजा हो रहा है कि ये कार्ड हमारा फेल हो रहा है। मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा उनको अब इंटरेस्ट है। तो ये बहुत ही रोचक चुनाव है और इसके पहले चरण के बाद ही जो है वो अंदाज़ा हो रहा है
कि ये जो है वो बहुत ऑर्डिनरी किस्म का आम चुनाव नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे पहलू नए नए जो है वो निकल के आ रहे हैं, और इनमें से अनेक विषयों के बारे में डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियाह साहब ने हमसे बात किया और इसके लिए समय निकाला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी इनसे बात करते रहेंगे, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, दूसरे चरण, तीसरे चरण, 7वें चरण तक जो है वो हमारी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। चलिए चलो भैया, आप तो कल वापस लौट जाएंगे मुंबई? कल मैं अलीगढ़ जाऊंगा हुजूर।